हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुरे आपका करंट अफेयर्स की इस डेली सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। आपको पता होगा कि हम प्रीवियस वीडियो में छत्तीसगढ़ के संबंधित करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखे थे, फिर नेशनल इंटरनेशनल का देखे थे और इसके बाद हमने किसका क्या देखा था, हमने एग्जाम बूस्टर कुछ CGGS के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ को किस केंद्रीय योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कौन सा क्या घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो कौन सी केंद्रीय योजना है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJAY से भी लिखा जाता है। तो क्या है सही आंसर हमारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर हम बात करें इस अवार्ड की बात करें तो ये कहाँ दिया गया है, भोपाल में दिया गया है। और ये कौन से कॉन्फ्रेंस में दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है उसका कॉन्फ्रेंस किया गया, कहाँ सम्मेलन किया गया है, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सम्मेलन किया गया था, वहाँ ये छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये अवार्ड छत्तीसगढ़ को क्यों दिया गया है, अगर इसकी बात की जाए तो हमारे राज्य में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर हम मेनली बात करें तो जितने भी हॉस्पिटल्स उसमें से 97% हॉस्पिटल, अगर परसेंटाइल की बात करें तो 97% हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं, वो एक्टिव है हॉस्पिटल, वहाँ इलाज किया जा रहा है लोगों का। ठीक है, और अगर छत्तीसगढ़ का ये जो स्थिति है 97% जो हम देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल जो एक्टिव हैं, अगर दूसरे राज्यों से कंपेयर किया जाए तो ये उनकी तुलना में हम अग्रणी चल रहे हैं, उनकी तुलना में ये सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसलिए ये अवार्ड छत्तीसगढ़ को दिया गया है। इसके अलावा जो ये प्रधानमंत्री हमारा जन आरोग्य योजना है, इसका क्रियान्वयन की बात की जाए तो इसका छत्तीसगढ़ राज्य ने बहुत अच्छे से प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया है, पारदर्शिता के साथ किया गया है। और जितने भी क्लेम प्रोसेसिंग वाले मामले थे उनका कम से कम जो पेंडेंसी था, मामले हमेशा पेंडिंग में रहते थे, वो क्लियर नहीं होते थे, वो अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं जितने भी मामले थे। और इसके अलावा अगर कोई संदिग्ध दावे आते थे या फिर पारदर्शिता में कमी आती थी, वो सारी चीज़ों का निराकरण किया गया है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हम बात करें तो इसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं। अब अगर आयुष्मान भारत योजना की करें तो इसकी तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका अगर घोषणा की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसकी घोषणा फरवरी 2018 में अपने बजट में किया गया था। ठीक है, और इसके मेनली दो घटक हैं। कितने घटक हैं, दो। तो पहला घटक है हमारा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। कौन सा घटक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। अब सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये जो है इनका जो ये पहला घटक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, हमारे छत्तीसगढ़ से ही की गई है। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ के कहाँ, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जांगला, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर डेट पूछे तो डेट कब से, 14 अप्रैल 2018 से। और आपको पता होगा कि 14 अप्रैल को किसकी जयंती है, या 14 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो BR अम्बेडकर है, उनके उनके जन्म दिवस पे ये हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये उनके याद पे है, 14 अप्रैल 2018 को ये लागू किया गया या शुरुआत किया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को। कहाँ, बीजापुर जिला में। और कौन सा जगह है, जांगला। और हमारा जो दूसरा घटक है आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो कौन है, PMJ। ये जो हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो मैं बताई थी, उसी को यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा हुआ है PMJ। और इसकी शुरुआत कब की गई है, तो 23 सितंबर 2018। कब की गई है, 23 सितंबर 2018 को की गई। और कहाँ से की गई है, तो झारखंड के रांची से। कहाँ से, झारखंड के रांची से की गई है। अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें कि ये है क्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो ये मेनली एक स्वास्थ्य बीमा है जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज देता है। और कितने तक का देता है, अगर इसकी राशि की बात करें तो 5 लाख तक की इसकी राशि है। 5 लाख की राशि तक आपका निःशुल्क इलाज कराया जाएगा सरकार द्वारा। और ये इसके हितग्राही कौन हो सकते हैं, तो जो BPL कार्ड धारी होते हैं वो इसके हितग्राही होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र क्या है, फॉरेस्ट साइंस सेंटर कहाँ खोला गया है। ठीक है, या कहाँ खोला जाएगा, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का ये पहला होगा, क्या है, फॉरेस्ट साइंस सेंटर। ठीक है, तो अब ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बस्तर वन मंडल। क्या, बस्तर वन मंडल। अब अगर इसके बारे में बात करें कि ये जो फॉरेस्ट साइंस सेंटर है वो है क्या, ठीक है, और कहाँ है, बस्तर में तो हमने देख लिया कि बस्तर वन वृत्त में इसका किया जाएगा, वन मंडल में किया जाएगा। पर्टिकुलर अगर लोकेशन की बात करें कि बस्तर में कहाँ, तो बस्तर में कहाँ, ये आसना नाम का एक जगह है बस्तर में, वहाँ ये खोला जाएगा। ठीक है,
और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य सिंपल है, अगर फॉरेस्ट से संबंधित है और साइंस सेंटर है तो हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये काम करेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट पे रिसर्च करेगा। फॉरेस्ट पे अगर कोई रिसर्च करते हैं, फॉरेस्ट पे रिसर्च करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट भी आएगा, तो उससे हमें फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज मिलेगा कि फॉरेस्ट का हैबिचुअल क्या है, वो कैसे ग्रो करते हैं, या उनसे जो डिसीज होते हैं जिसके कारण वन समाप्त हो जाते हैं या स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, तो उन सब के बारे में हमें नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो वन संबंधी ज्ञान को नई दिशा मिलेगी। क्या मिलेगी? वन संबंधी ज्ञान को नई दिशा मिलेगी। किससे? हमारे ये जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो खोला जाएगा उससे। और कहाँ खोला जा रहा है? आसना बस्तर में। कहाँ? आसना बस्तर में। अब अगर इसकी मंजूरी की बात करें कि इसकी मंजूरी किसने दिया है, ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा ही कौन से मिशन के तहत? राष्ट्रीय कैंपा मिशन के तहत। कौन से मिशन के तहत? राष्ट्रीय कैंपा मिशन। और अगर हम कैंपा की बात करें तो कैंपा का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन में भी, ऑब्जेक्टिव में ये आता है, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, अब अगर इसकी ये बात करें, हम फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की ही बात करें तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं खोला गया है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खोला जा रहा है, जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा 5 अन्य राज्यों में भी खोला जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और 5 अन्य राज्यों के मिला के कितना होंगे? 6। तो 6 रिसर्च सेंटर होंगे। और कहाँ कहाँ होंगे? अगर हम इजी वे में देखें तो मान लीजिए ये हमारे छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप है, आपको हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं उनके बारे में पता होगा, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे MP है, यहाँ पे झारखंड है और इधर पूरा उड़ीसा है। तो ये चारों पे, ठीक है, ये 4 राज्य हो गए और एक उत्तराखंड अलग से है। ठीक है, और हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये बस्तर संभाग है, बस्तर में इधर बस्तर अलोकेटेड है, यहाँ पे कहीं पे आसना है। ठीक, तो ये आप अगर ये मैप को ध्यान रखोगे तो आपको याद करने में इजी होगा। तो कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, यहाँ पे डी आएगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 6 रिसर्च सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस रिसर्च सेंटर के बारे में कि रिसर्च सेंटर खोल तो दिया जाएगा, लेकिन इसका कार्य कैसे किया जाएगा, वहाँ पे जो कार्य किया जाएगा वो संगठित रूप से कैसे चले, सुचारू रूप से कैसे चलेगा, उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, जो भी वहाँ काम किया जाएगा। तो इसकी अगर संरचना की बात करें हम, तो एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है। किसका? एक सलाहकारी समिति का गठन किया जाएगा, और जिसके अध्यक्ष के रूप में कौन होगा? अध्यक्ष के रूप में जो जगदलपुर वृत्त है, जगदलपुर सर्कल, फॉरेस्ट सर्कल है, उसके मुख्य वन संरक्षक अधिकारी जो होंगे वो वहाँ के अध्यक्ष होंगे। इसके बाद अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य कौन होगा? तो IGKV यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो हमारा रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो कुलपति होंगे वो सदस्य होंगे। इसके अलावा 8 विषय विशेषज्ञ होंगे जो जिनको फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर सचिव की बात करें तो सचिव कौन होंगे? बस्तर वन मंडल के अधिकारी। कौन होंगे? बस्तर वन मंडल अधिकारी, बस्तर के वन मंडल अधिकारी जो होंगे वो होंगे, और वो किस टाइप के होंगे? मनोनीत होंगे, उनको मनोनीत किया जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बिहान योजना। कौन सी योजना? बिहान योजना। बिहान योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, या छत्तीसगढ़ में इसका क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2013-14। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 2013 और 14। अगर हम बिहान योजना के बारे में देखें कि बिहान योजना है क्या, तो बिहान योजना छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM भी बोलते हैं, के तहत शुरू की गई है। कि कौन सी योजना? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहान योजना। और इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो अभी ये हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं, उनके नेतृत्व में ये चल रहा है। बिहान योजना कुछ नहीं है, आप महिलाओं को याद रखिएगा, महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में है। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप आप सुने होंगे, स्वयं सहायता जो समूह होते हैं, उनमें महिलाओं को इकट्ठा करना, उनको आपस में जोड़ना, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना, उनको फंड देना, आर्थिक स्थिति उनकी सुधार हो, ये सब करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु ये किया गया है। सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा, गरीबी इससे, और जब महिलाएं सशक्त होंगी, उनका आर्थिक रूप से वो कमाना स्टार्ट कर देंगे, उनका आय में बढ़ोतरी होगी, तो क्या होगा? गरीबी ऑटोमेटिकली हमारे राज्य में कम होगी। क्या होगा? गरीबी कम होगा। ठीक है, अब अगर हम स्पेशली राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में बात करें कि ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन क्या है,
या फिर इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो इसकी शुरुआत कब से की गई है, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे कब से की गई है, जून 2011 से, कब से, जून 2011 से। और इसी का इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, तो नाम परिवर्तन क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसी को छत्तीसगढ़ में हम किस नाम से जानते हैं, बिहान योजना के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बिहान योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, 2013-14 से, कब से, 2013-14 से, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कब से कब तक की जाएगी, खरीदी कब से की जाएगी, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। और क्या है, 15 नवंबर 2025, 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा ऑप्शन में ये आप 9 नवंबर देख रहे होंगे, 9 नवंबर से आप टोकन के माध्यम से ही आप धान खरीदी या बेचना काम कर पाएंगे, तो टोकन के लिए आप आवेदन कब से कर पाएंगे, 9 नवंबर से कर पाएंगे, ठीक है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो टोकन के लिए आवेदन कब से किया जाएगा, 9 नवंबर से किया जाएगा। धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से स्टार्ट है और इसकी समाप्ति कब होगी, अभी तक तो समाप्ति की घोषणा यही की गई है कि 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी की जाएगी। बट इन फ्यूचर सरकार अपने अकॉर्डिंग क्या देखती है कि अभी भी किसानों के पास धान बचा हुआ है या कार्य पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बट अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 31 जनवरी 2026 तक इसकी समाप्ति की घोषणा की गई। इसके बाद इसकी निगरानी कौन करेगा, जो खरीदी है इसका सबकी निगरानी कौन करेगा, तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर होगा जो इसकी पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखेगा और जो निगरानी का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो किसान होंगे ये एग्री स्टेट पोर्टल जो है उसके माध्यम से पंजीकरण करवाना किसानों को अनिवार्य है, तभी आप धान बेच पाओगे, नहीं तो नहीं बेच पाओगे, ठीक है। और अगर धान खरीदी केंद्र की बात करें तो कितना है, 2739, कितना, 2739। अगर इसकी याद करने की बात करें तो 39 को आप पकड़ के रखिएगा, एक कम है 40 से, तो आपको याद करने में ईजी होगा, 2739 अगर धान खरीदी केंद्र की बात किया जाए तो, जो उपार्जन केंद्र, ठीक है। अब ये जनरली कृषक उन्नति योजना के माध्यम से ही धान खरीदी बेची का काम किया जाता है। तो अब अगर इस योजना के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये योजना सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई है। तो छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना की शुरुआत 12 मार्च 2024 से की गई है। कब से की गई है, 12 मार्च 2024 से। और कहाँ से की गई है, बालों से की गई है। कहाँ से, बालों से की गई। इसके अलावा हमारा जो लास्ट बजट है छत्तीसगढ़ का, उसमें इस कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो कितना, 10,000 रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया, कितना, 10,000 रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया। और इसके मुख्य फीचर्स क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो एक किसान द्वारा जो 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसमें धान खरीदी करी जाए। 1 क्विंटल का कितना दाम होगा, 3100 रुपए। लेकिन ये 3100 रुपए जो है वो अकेले सीजी गवर्नमेंट नहीं देंगे, क्या कौन देगा, तो आप केंद्र का सुने होंगे एमएसपी रेट पे केंद्रीय सरकार भी खरीदती है। तो ये धान का, सामान्य धान का कितना है, 2369 रुपए है। और ग्रेड ए धान के लिए कितना रुपए डिसाइड किया गया है, 2389 रुपए प्रति क्विंटल है ना, ये प्रति क्विंटल, ठीक है। 1 क्विंटल का अगर केंद्रीय लेवल पे देखा जाए तो एमएसपी रेट कितना है, 2359। और ग्रेड ए धान के लिए कितना है, 2389 रुपए प्रति क्विंटल है। अब ये जो 3100 रुपए की राशि है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो जो शेष राशि बची वो सीजी गवर्नमेंट देगी, सब्सिडी के माध्यम से, बोनस के माध्यम से। उसका भुगतान कौन करेगा, वो सीजी गवर्नमेंट द्वारा करेगी। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, 21 क्विंटल धान खरीदी किया गया है, यहाँ पे ये प्रति एकड़ आएगा, क्या है, प्रति एकड़। आप जब पंजीकरण करवाओगे तो वहाँ पे आप बताओगे, आप अपना ब्यौरा दोगे कि मेरे पास इतना एकड़ जमीन है या जो भी चीजें हैं, तो वहाँ पे आप 1 एकड़ अगर आपके पास जमीन है तो आप 21 क्विंटल धान बेच सकते हो, ठीक है। तो प्रति एकड़ कितना है, 21 क्विंटल धान बेच सकते हो। और 1 क्विंटल के लिए राशि कितनी है, 3100 रुपए है। और 3100 रुपए में से अगर सामान्य धान है तो 2369 रुपए कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और शेष राशि हमारी सीजी गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपडेट अभी यह है कि पहले कृषक उन्नति योजना में सिर्फ धान की फसल को ऐड किया गया था, लेकिन अब फसल विविधीकरण को बढ़ाते हुए इसमें दलहन, तिलहन, इसके अलावा जो मिलेट्स हैं, हमारे जो ये लघु धान्य फसलें जैसे कोदो, कुटकी वगैरह, इन सबको भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। अब इसकी खरीदी भी कृषक उन्नति योजना के माध्यम से की जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस रोल आउट सिस्टम कब से अनिवार्य कर दिया गया है। तो ई ऑफिस
इसी से क्लियर है। अगर ई ऑफिस की हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा हमारे ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 2025 से ई ऑफिस रोल आउट सिस्टम छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है अनिवार्य रूप से। पहले ये सिर्फ हमारे मंत्रालय भवन में था, मुख्यमंत्री जी ने हमारे विष्णुदेव शाह ने फरवरी में ही बोल दिया था कि नहीं इसको लागू करवाओ, तो हमारे मंत्रालय भवन संचालनालय भवन जो है वहाँ ये लागू कर दिया गया था। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2025 से जो हमारे 192 जो निकाय हैं हमारे, ठीक है, नगर पंचायत, नगर निकाय और नगर पालिका, वहाँ भी ये लागू कर दिया गया है। और लक्ष्य है कि नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक एक सारे गाँव में भी ये लागू कर दिया जाए। अगर हम देखें ई ऑफिस रोल आउट के बारे में तो क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। डिजिटल वर्क प्लेस सॉल्यूशन प्रदान करेगा। सॉल्यूशन कैसे प्रदान करेगा, हमारे पास जो डेटा होता है जब पेपर में होता है तो खोजने में, उसको स्टोरेज में, फिर अगर आपको कहीं पे वहाँ भेजना है तो उसमें भी दिक्कत होती है, ठीक है। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता नहीं रहती, जवाबदेहिता नहीं होती, भ्रष्टाचार के मामले बहुत बढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों में ये काम करेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अब तेजी से डिजिटल और पेपरलेस हो रहा है। पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लाया गया है। अगर ये देखें eoffice.cg.government.in नाम से ये पोर्टल है, उसका ये साइट है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब ये प्रदेश में 192 निकायों में ये लागू है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शक्ति जिला राज्य का ऐसा पहला जिला है जिसने ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया है। कौन सा जिला है, शक्ति जिला, ठीक है। इसके अलावा लास्ट माइल कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि अंतिम लोगों तक इसकी पहुंच हो, अगले साल तक हर गांव में ये लागू होगा। और कोई भी फाइल होता था उसका निपटारा करने में जनरली अगर एकदम फास्ट वे में किया जाए तब भी मिनिमम 7 दिन का टाइम लगता था, लेकिन अब वो 1 दिन में किया जा रहा है। तो अभी तक कितने फाइलों का निपटारा किया जा चुका है, तो 1.15 लाख फाइलों का निपटारा किया जा चुका है। कितना, 1.15 लाख फाइलों का निपटारा, और किसके द्वारा, ई ऑफिस रोल आउट सिस्टम के द्वारा। और ये अब छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है। कब से, 1 अक्टूबर 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेशनल राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वदेशी ऐप कौन सा, मैपल्स, ठीक है, नाम को याद रखिएगा, मैपल्स को किसने लॉन्च किया, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हमारे ऑप्शन है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैप माई इंडिया। अब अगर इस कंपनी की पर्टिकुलर बात करें तो इस कंपनी का गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी, तो 1995 में की गई थी। 1995 में किसके द्वारा, तो राकेश वर्मा और रश्मि वर्मा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1995 में। और मैप माई इंडिया से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे मैप की बात की गई है। किसकी बात की गई है, मैप की बात की गई है। तो ये जो मैपल ऐप है ये गूगल को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। गूगल क्या काम करता है, हमें रास्ता बताता है, रूट की जानकारी देता है। हम कहीं भी जाते हैं तो आजकल गूगल सर्च करते हैं कि हमें उस लोकेशन पे पहुंचना है, हम लोकेशन अपना शेयर करते हैं, तो उसको ये रिप्लेस करने के लिए मैपल ऐप लाया गया है जो कि इंडिया का ही है, ठीक है। अब ये गूगल की तरह ही है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है मैपल ऐप की, अगर हम बात करें तो ये रियल टाइम लोकेशन आपका, जैसे कभी कभार सर्वर डाउन हो जाता है तो गूगल कहीं का कहीं पहुंचा देता है, आप रहते यहाँ हो लेकिन लोकेशन कहीं और दिखाता है, तो ये चीज़ इसमें सुधारा गया है। इसके अलावा अगर ट्रैफिक सिग्नल जाम है तो उस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा हम लोकेशन शेयर करते हैं तो कई लोग थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आपका लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं, तो इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गूगल में जनरली क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, लेकिन ये वाले ऐप में भारत के जो रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि भारत हमारा बहुत डाइवर्स है, तो जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी इसका सपोर्ट प्राप्त होगा। तो आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भी इस ऐप को चला सकते हो, ठीक है। और ऐप की अगर बात करें तो ऐप को अश्वनी वैष्णव और जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने प्रोत्साहित किया। तो अगर अश्वनी वैष्णव की बात करें तो ये कौन है, ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये मंत्री हैं, ठीक है, हमारे सेंट्रल लेवल के। इसके अलावा अगर जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू की बात करें, या ये जोहो आजकल बहुत हाईलाइटेड है, ये जोहो कंपनी, ठीक है। आप सुने ही होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको इस ऐप में ट्रांसफर किया जा रहा है कि आप ये ऐप यूज़ करो, उनको ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम जोहू ऐप के बारे में बात करें कि ये है क्या, जोहू कंपनी के बारे में बात करें, सॉरी मैंने ऐप बोल दिया, जोहू कंपनी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई है, 1996 में की गई है। और किसके द्वारा की गई है, श्रीधर वेम्बू के द्वारा। नाम याद रखिएगा क्योंकि व्यापम में हमेशा क्वेश्चन उठाता है
टेक में कि पूछ देगा जोहू कंपनी के संस्थापक कौन है, ठीक है, या जोहू कंपनी का स्थापना कब की गई थी, कि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट भी अभी प्राप्त है, ठीक है। तो कौन है, श्रीधर वेम्बू। और इसके अलावा टोनी थॉमस, इसका भी नाम याद रखिएगा, टोनी थॉमस, ठीक है। कंपनी ये भारतीय बहुराष्ट्रीय IIT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में, लेकिन इसका एक मुख्यालय अमेरिका में है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय है, मतलब कि और दूसरे देशों में भी है, ठीक है, विदेशों में भी है इस कंपनी का जो भी होगा ऑफिस वगैरह, तो उसका एक मुख्यालय कहाँ भी है, अमेरिका में भी है, ठीक है। अगर ऐप की बात करें तो ये ऐप आजकल जैसे जोहू कंपनी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ये एयरटाइम मैसेंजर ऐप जो है ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है आजकल। ये किसको रिप्लेस करेंगे, जैसे मैपल ऐप है आपका गूगल को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है, वैसे ये जो ऐप है एयरटाइम मैसेंजर, ये व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। ये एक मैसेंजर ऐप है, ठीक है, मेक इन इंडिया विकल्प के रूप में विकसित, ठीक है, मेक इन इंडिया के रूप में, ठीक है। इसके अलावा ये उल्ला ब्राउजर, आप होम ब्राउजर सुनते होंगे, तो ये उल्ला ब्राउजर वेब ब्राउजर है आपका। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जोहू कंपनी जो है वो इंडिया के फेवर में कैसे काम कर रहा है, तो जनरली जो IT सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना मैक्सिमम काम ईमेल पे करते हैं। ईमेल कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है, तो उसकी प्राइवेसी, सुरक्षित ईमेल सेवा प्रदान करना, डेटा लीक ना हो, कोई साइबर अटैक ना हो, उस पर ये चीज़ों का ध्यान रखा गया है। डेटा सुरक्षा, डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, फिर विदेशी मेल सेवा, जैसे आप MS ऑफिस का सुनते होंगे, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, फिर एक्सेल वगैरह है, उन सब पर निर्भरता को कम करने के लिए ये लाया गया है। साइबर अटैक और डेटा लीक से बचाव के लिए लाया गया है। इसके अलावा क्लाउड आधारित मेल और बिजनेस टूल उपलब्ध कराती है। अब क्लाउड से बोलने का क्या मतलब है, क्लाउड आधारित मेल, तो आप गूगल ड्राइव का नाम सुनेंगे, क्लाउड स्टोरेज वो प्रदान करता है कि आप मेल आईडी जो है आपको एक स्टोरेज दिया जाता है, आप वहाँ से कोई मेल करते हो तो आपके आईडी में वो ऑलरेडी स्टोर हो जाता है, तो फिर आप कहीं पे भी अपना आईडी लॉगिन करके वो फिर से अपना मेल, आपका जो पर्टिकुलर फाइल होगा वो आप निकाल सकते हो। तो क्लाउड का ये मतलब होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, पहली बार आयोजित INROKN द्विपक्षीय अभ्यास, अभियान मैंने बोल दिया, अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया। तो यहाँ पे दो चीजें हाईलाइटेड है, ठीक है। ये कब कौन सा क्रम का है, तो पहली बार आयोजित किया गया है। अभ्यास का नाम क्या है, INROKN, ठीक है। अब ये हमारे ऑप्शन है, कौन से देश के साथ भारत ने ये बायलैटरल अभ्यास किया, बायलैटरल एक्सरसाइज किया है। यहाँ पे ये इंग्लिश में ये गलत लिखाया है, ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, आप हिंदी वाले को ध्यान दीजिएगा। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। क्या है इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी, साउथ कोरिया के साथ हमारा ये द्विपक्षीय अभ्यास किया गया है। क्या नाम है, INROKN, ठीक है। अब जनरली क्या है कि इंडिया अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अलग अलग देशों के साथ युद्धाभ्यास तो करता है, लेकिन साउथ कोरिया के साथ इसने पहली बार आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये इस एक्सरसाइज की हम बात करें तो ये कितने फेज में होगा, 2 फेज में होगा। और ये कौन कौन से फेज होंगे, एक हार्बर फेज है, एक सी फेज है। अगर आप के ड्रामा देखते होंगे, जनरली लड़कियां के ड्रामा देखती हैं, तो के ड्रामा में आपने बुसान का नाम जरूर सुना होगा। किसका, बुसान नाम का एक शहर है, या जनरली के ड्रामा में बताया जाता है कि बुसान वहाँ की कैपिटल हुआ करती थी, कहाँ की, साउथ कोरिया की, ठीक है। तो बुसान में ये आयोजित किया गया है, ठीक है। कौन सा, हार्बर फेज कहाँ आयोजित किया गया, बुसान में किया गया, और दूसरा फेज होना अभी बाकी है जो कि सी फेज होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है, वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टोलन से ही समझ में आ रहा है कि स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँ तो आप सुने होंगे कि इंडिया के बहुत सारे, इतना विविध है हमारा देश, आर्ट एंड कल्चर, फोक डांस हो लो, किसी भी चीज़ से कितनी पुरानी सभ्यता के यहाँ अवशेष मिले हैं। तो जनरली क्या होता है, जो एंटीक पीसेस होती हैं वो चाहे ब्रिटिशर्स ने यहाँ राज किया तो वो अपने यहाँ ले जाते हैं इलीगल तरीके से बिना बताए, या फिर कुछ हमारे यहाँ ही, हमारे देश में असामाजिक तत्व होते हैं जो हमारे यहाँ के एंटीक पीसेस को चुरा के दूसरे देशों में बेच देते हैं, ठीक है। अब दूसरे देशों में बेच देते हैं, फिर वो दूसरे देश अपने यहाँ म्यूजियम में रख के क्या बताते हैं कि ये हमारे यहाँ की एंटीक पीसेस हैं, जबकि वो उनके यहाँ की नहीं होती है, वो किसी और देश की होती है। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें कि ये वर्चुअल म्यूजियम आगे मैं बताती हूँ,
तो इसको कौन लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसकी हम बात करें तो ये जो म्यूजियम है यूनेस्को के द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया है, बार्सिलोना में, जो स्पेन का एक शहर है, ठीक है। और कौन सा सम्मेलन था, तो ये मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस था। कौन सा कॉन्फ्रेंस था, मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस की विशेषता हम देखें तो ये कल्चरल की बात करें, कल्चरल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस माना जाता है कल्चरल डिपार्टमेंट में, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस माना जाता है। और वहीं ये कहाँ को आयोजित किया गया है, बार्सिलोना स्पेन में किया गया है यूनेस्को द्वारा। वर्चुअल म्यूजियम क्या, वर्चुअल बोलने से मतलब यहाँ आभासी म्यूजियम, एक 3D इमेज में उस एंटिक पीस को दिखाया जाएगा और जिससे वो उनके पास नहीं रहेगा, लेकिन 3D इमेज के बारे में अब इसका फायदा क्या होगा, अगर मैं इसको शुरू से समझाऊंगा आपको तो मान लीजिए कोई एंटिक पीस है, चोरी करके या किसी भी तरीके से वो दूसरे देश के पास चली गई। अब यूनेस्को क्या करेगा, वर्चुअल म्यूजियम वर्चुअल जो है आभासी म्यूजियम के थ्रू जो 3D टेक्निक का यूज करके उस एंटिक पीस को दिखाएगा और उस एंटिक पीस को दिखाने के बाद बताएगा कि ये इस देश से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये जो पीस है ये दूसरे देश से बिलोंग करता है, ये वहाँ के कल्चर से मेल खाता है, इसका ये इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ के लोगों से किस तरीके से रिलेवेंट है, ठीक है। ये इस तरीके से वहाँ दिखाया जाएगा। तो भले वो पीस हमारे पास ना हो, जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई पीस है, कोई मूर्ति है, वो वहाँ पे वर्चुअल म्यूजियम में दिखाया गया, लेकिन वो करेंटली ब्रिटेन में है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे यूनेस्को द्वारा बताया जाएगा कि ये इंडिया से रिलेटेड है, तो वहाँ के जो लोग जाएंगे, जो देखेंगे, उनको पता तो चलेगा ना कि ये इंडिया का है, भले ब्रिटेन के पास है। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे देश के पास है मे भी वो वापस करने की कोशिश करें कि ठीक है भाई ये तुम्हारे यहाँ का है, तुम ले जाओ। इसके अलावा जो वहाँ के आएंगे, म्यूजियम देखने आएंगे, जो वहाँ क्या बोलते हैं ऑडियंस होंगी, उनको ये पता तो चलेगा, इंडिया के बारे में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो ये इसका फायदा होगा, ठीक है, इस वर्चुअल म्यूजियम का। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें करेंटली 240 आइटम को ऐड किया जाएगा। कितने आइटम को, 240 आइटम को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना, कौन सा, कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, एकदम याद रखिएगा, कीरू जल विद्युत परियोजना, तो ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कीरू जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में भी कहाँ, अगर स्पेशल लोकेशन पे जाएं तो स्पेसिफिक पे जाएं तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये जल विद्युत परियोजना है। और अगर रिवर की बात करें, कौन से रिवर पे, तो आप जम्मू कश्मीर में सुनते होंगे कि 5 नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सिंधु, सतलज, ठीक है। तो चिनाब नदी है, उस पर ये स्थित है। अब अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट का काम लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है और ये पूर्ण कब तक हो जाएगा, तो पूर्ण 2026 तक हो जाएगा। और अगर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की विशेषता की बात करें तो क्या है, रन टू रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। रन टू रिवर से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई डैम नहीं बनाया जाएगा, पानी को इकट्ठा करने के लिए कोई डैम नहीं रखा, बल्कि जो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसी पे ये विद्युत जनरेट किया जाएगा, उसी पे बनाया जाएगा, ठीक है। नदी देख लीजिए चिनाब। अगर चिनाब के बारे में हम स्पेशली बात करें तो चिनाब का अगर पौराणिक नाम देखें, ऋग्वेद में क्या नाम आता है, अश्कनी आता है, क्या, अश्कनी आता है, ठीक है। और अगर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी, 624 मेगावाट। कितनी, 624 मेगावाट। और ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट द्वारा, CBPP द्वारा ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर चिनाब नदी की बात करें तो मैं इसका नाम ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है, अश्कनी नाम मिलता है। इसके अलावा ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, सिंधु नदी की, ठीक है। चिनाब नदी कहाँ कहाँ बहती है, इंडिया में, इंडिया के बाद पाकिस्तान में सिंधु में ये विसर्जित हो जाती है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ लगभग कितना है, 1080 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 900 के आसपास भी दिखाता है, तो उसको देख लीजिएगा दोनों, लेकिन 1080 को अभी मान के चलिए, ठीक है। 1080 किलोमीटर इसका लेंथ है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो उद्गम कहाँ होता है, बारालाचा दर्रा में, कहाँ, बारालाचा दर्रा में, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा ये जो चिनाब नदी है ये चंद्रा एवं भागा रिवर के मिलने से, दो धाराएं चंद्रा और भागा,
इनके मिलने से चिनाब नदी बनती है, ठीक है। इसके अलावा चिनाब नदी पे ये कीरू जल विद्युत परियोजना तो है, इसके अलावा अगर अदर प्रोजेक्ट की बात करें तो और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो वो कौन कौन से होंगे, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार प्रोजेक्ट। कौन कौन सा, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार प्रोजेक्ट। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है। अगर हमारे जीडीपी की करें 2025-26 वर्ष याद रखिएगा, कभी कभार आगे पीछे करके भी वर्ष दे देता है, तो 2025-26 के लिए अनुमान है। पहले अनुमान लगाया गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6.66%। कितना है, 6.66। पहले ये ऑप्शन कितना था, 6.4 था, लेकिन अब इसको घटा के कितना कर दिए हैं, कितना कर दिया गया है, पहले 6.4 था, अब बढ़ा के 6.6 कर, और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए घटा के कितना कर दिया गया, 6.2% कर दिया गया। पहले क्या किया गया था, 6.4 प्रेडिक्ट किया गया था, इसके बाद इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 6.66% फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए घटा के कितना कर दिया गया, 6.2% कर दिया गया, ठीक है। अब ये कहाँ से अनुमान किया गया है, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IMF के द्वारा, और उसमें ही ये प्रेडिक्शन किया गया है। अब अगर IMF के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संघ है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संघ। इसकी स्थापना कब की गई है, जुलाई 1944 में की गई थी स्थापना। कब की गई है, जुलाई 1944 में, लेकिन ये काम करना कब शुरू करता है, 1945 से करना शुरू करता है, ठीक है। ये मेंस के हिसाब से आपके मेंस में काम आएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है, वाशिंगटन DC, जो कि USA में है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा बहनें कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक इसके अलावा ये किस टाइप की संस्था है, एक वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, ठीक है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। इसके बाद इसका चौथा, भुगतान संतुलन की समस्याओं में सहायता करना, ठीक है, ताकि पेमेंट लेन देन जो भी है वो एक असंतुलन की स्थिति ना हो, कि आप बहुत ज़्यादा खरीद रहे हो या बहुत ज़्यादा सिर्फ मंगाए जा रहे हो, खरीद बेच नहीं रहे हो। तो ये भुगतान संतुलन की जो भी समस्या होती है उसका ये निराकरण करते हैं, और इन सब के माध्यम से गरीबी को कम करना, ठीक है। अगर इसके काम की देखें तो ये काम निगरानी का करता है। अब निगरानी बोलने से क्या मतलब है, तो किसी देश की वित्तीय स्थिति पे ये नजर रखता है, खतरे को भागता है कि कहीं मंदी उंदी की स्थिति तो ना आ जाए, किसी देश की अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ ना जाए, ठीक है। फिर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और क्षमता विकास, कैपेसिटी डेवलपमेंट। अब कैपेसिटी डेवलपमेंट की करें तो अब निगरानी तो रखता ही है, तो उससे क्या करता है कि ये वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी क्षमता में विकास करता है देश की, ताकि अब वो आर्थिक रूप से और अधिक ग्रो कर सके, ठीक है। और वहाँ के अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो अभी वर्तमान में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। तो ये हमारे आज के पूरे 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम कल के अगर क्वेश्चंस देखें, अगर रिवीजन में देखें तो हम रिवीजन फॉर्म में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में चिराई योजना की शुरुआत कब की गई है, इसका आंसर क्या होगा, 2014। सॉरी, कल मैंने 2024 बोल दिया था, ये 2014 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस में गुजरात में आयोजित एकता परेड 2025 छत्तीसगढ़ से चयनित झांकी का थीम क्या है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, बस्तर संघर्ष से विकास की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का उद्घाटन राज्योत्सव पर किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पूनम सिंह आर्मा किस खेल से जुड़ी हुई है, तो इसका ऑप्शन है डी आंसर, फुटबॉल से जुड़ी हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, कुपोषण प्रबंधन नवाचारी पहल के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिलों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। छठवां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया ब्लू इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को पूरे विश्व में मत्स्य पालन में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो कौन सा स्थान प्राप्त है, तो ऑप्शन ए 2 सेकेंड स्थान प्राप्त है। फिर WHO द्वारा जारी ट्रिपल एनिमेशन सर्टिफिकेट किस देश को दिया गया है, तो कौन सा देश है, ऑप्शन डी मालदीव को दिया गया है। फिर भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित चौथा अनुसंधान संगठन का नाम क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका मैत्री सेकेंड इसका सही आंसर होगा। फिर चर्चित डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और 10वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। और एग्जाम पोस्टर जो CGGS के क्वेश्चन थे उसका सही आंसर, जिसका मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बताने को बोला था,
तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जंगल सत्याग्रह। क्या है? जंगल सत्याग्रह। और अगर दूसरा क्वेश्चन देखें कि गेंदसी को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो क्या है? 20 जनवरी 2025। 2025 बोल रही हूँ फिर से अगेन, 1825। फिर तीसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 2002 को। कब किया गया था? 18 जनवरी 2002 को। अगर आज के हमारे क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा मासक देवी। मासक देवी जो हमारे यहाँ जो हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे जितने भी राजवंश हैं, तो मासक देवी का संबंध किस राजवंश से था? ठीक है, किस राजवंश से था? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है धसरवासा किस जनजाति का युवा गृह है? कौन सा? धसरवासा कौन से जनजाति का युवा गृह है? और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कोरकू जनजाति द्वारा ये थापड़ी, कहीं कहीं पे थापड़ी भी मिलता है, थापड़ी नृत्य किस माह में आयोजित किया जाता है, या किस माह में ये थापड़ी नृत्य किया जाता है? इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।